नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन की यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी का अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे कि पादप पुरीस्थापन कितने प्रकार के, उसकी बात कर ली थी हमने कि पादप पुरीस्थापन होता है वो होता है आपके दो प्रकार का होता है। एक तो प्राथमिक पुरीस्थापन, आपके द्वितीयक पुरीस्थापन, ये दो प्रकार होते हैं। इनकी हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। इसके अलावा हमने पादप प्रजनन की क्रियाएँ भी पढ़ी थी कि पादप प्रजनन में क्या होता है। देखो, पादप प्रजनन की जो क्रियाएं पढ़ी थी हमने, पुरीस्थापन, ठीक है, पादप पुरीस्थापन। इसके प्रकार की बात करते हैं तो प्रकार तो हमने पढ़ लिए थे। दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राथमिक पादप पुरीस्थापन और एक होता है आपके द्वितीयक पादप पुरीस्थापन। ये आपके दो प्रकार के क्या होते हैं, पादप पुरीस्थापन होते हैं। एक तो प्राथमिक पादप पुरीस्थापन, एक कौन सा होता है, द्वितीयक पादप पुरीस्थापन होता है। अब देखो, इसमें हमने फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, वो पढ़ा था इन पादप प्रजनन की क्रियाओं के बारे में। क्या पढ़ा था? इन पादप प्रजनन की क्रियाओं के बारे में, कि ये पादप पुरीस्थापन की जो क्रियाएं होती है उनके बारे में, कि पादप पुरीस्थापन किस प्रकार किया जाता है। कि एक परिभाषा याद रखनी, परिभाषा के द्वारा आपको इनकी क्रिया याद हो जाएगी कि पादप पुरीस्थापन की जो भी क्रिया होती है वो क्या होती है, कि पादप पुरीस्थापन की परिभाषा के द्वारा उसकी क्रिया बनती है। कैसे? कि पादप पुरीस्थापन में क्या करते हैं, एक पौधे को लेकर उसको दूसरी जगह उगाते हैं। यहाँ पे एक पौधा था, इस पौधे को लेकर मैंने यहाँ पे उगा दिया, मतलब इस जगह वो पौधा नहीं उगता, जहाँ पे उगाया है तो वो आपके कौन सा कहलाता है, आपके पादप पुरीस्थापन कहलाता है। तो क्रियाओं में सबसे पहले मैंने उस पौधे का क्या क्या अर्जन मतलब उस पौधे को क्या क्या मैंने प्राप्त किया, ठीक है, पौधे को क्या क्या प्राप्त करने के बाद में उस पौधे को मैंने रोग रहित किया, तो वो क्या होता है, आपके संगरोध। क्या होता है? संगरोध के बाद में जो थर्ड नंबर पॉइंट होता है, कि फर्स्ट नंबर मैंने अर्जन कर लिया, फिर संगरोध कर लिया, फिर थर्ड नंबर पॉइंट हो जाएगा सूचीबद्ध करना। क्या करना? सूचीबद्ध करना, मतलब उन पौधों की मैंने एक क्या बना ली, सूची बना ली। और सूची बनाने के बाद में मैंने उनका क्या क्या मूल्यांकन किया। क्या क्या? मूल्यांकन के बाद करने के बाद में उनकी संख्या में क्या की, वृद्धि, गुणन, और गुणन करने के बाद में किसानों में क्या कर दिया, मैंने उनका वितरण कर दिया। फिर किसान उनका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ये आपके सारी प्रोसेस किस में होती थी, आपके पादप पुरीस्थापन की क्रियाओं में की जाती थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि पादप पुरीस्थापन के लाभ, और इधर हो जाएगी आपके पादप पुरीस्थापन की हानियां, कि पादप पुरीस्थापन के लाभ क्या होते हैं और पादप पुरीस्थापन की हानियां क्या होती है। सबसे पहले देखो, हमें लाभ पढ़ने की, पादप पुरीस्थापन के द्वारा लाभ क्या होता है। देखो, एक पौधे को हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो उस दूसरी जगह क्या होगा, एक नई किस्म का विकास होगा। तो पादप पुरीस्थापन का पहला लाभ क्या हो जाएगा, कि नई किस्मों का विकास होता है, नई किस्मों का विकास होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट देखो, इसमें क्या होगा कि एक पादप यहाँ पे उग रहा था, उसमें अगर कीट लग रहे थे उस वातावरण में, तो मैंने उस पौधे को लेकर किसी दूसरी जगह उगा दिया, तो वो सारे कीट उस वातावरण में रह गए। नए वातावरण में वो कीट आपके वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पादपों को रोग रहित भी किया जाता है। पादपों को रोग रहित भी किया जाता है। हो गई पॉइंट। अब देखो, थर्ड नंबर पॉइंट क्या बन सकता है। पहला तो गया कि नई किस्मों का विकास होता है। सेकंड नंबर होता है कि इसमें आपके पादपों को रोग रहित किया जा सकता है। देखो, थर्ड नंबर पॉइंट क्या होता है कि उसमें कोई भी आपके कार्य नहीं करना पड़ता इसमें, तो श्रम और धन की भी क्या होती है, आपकी बचत होती है। श्रम व धन की भी बचत। इसके अलावा वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं, उन पे प्रयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक शोध के लिए आसानी से उपलब्ध, वैज्ञानिक शोध के लिए उपयोग। हो गए यहाँ पे पादप पुरीस्थापन के लाभ। ये चार लाभ आपको ध्यान रखने हैं कि ये यहाँ पे एक स्थल ए है, यहाँ पे दूसरा स्थान बी है। यहाँ पे जो पौधा उग रहा था, इस पौधे को ले जाकर मैं यहाँ पे उगाऊंगा, तो एक तो क्या होगा, यहाँ पे एक आपको नया पौधा प्राप्त होगा, तो नई किस्मों का विकास।
यहाँ पे इस पौधे पे जो कीट लग रहा था वो इसी वातावरण में पनप रहा था, उस दूसरे वातावरण में नहीं पनप रहा था, तो ये पौधा क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाकर के एकदम स्वस्थ हो जाएगा, तो पादपों को रोग रहित किया जा सकता है। यहाँ तक ले जाने के लिए इसमें श्रम व धन की भी क्या होती है, बचत, और वैज्ञानिक शोध के लिए भी आप उपयोग ले सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक। अब देखो हानियों में क्या ध्यान रखना है। हानियों में क्या होता है कि अगर ये रोग यहाँ पे कीट यहाँ पे लगा हुआ इस पौधे पे, अगर ये पौधा हम दूसरी जगह ले जाते हैं तो ये कीट भी क्या करेगा, वहाँ पे जा सकता है, संभावना है बिल्कुल। तो इसके अलावा कीटों के साथ साथ में क्या जा सकता है, आपके खरपतवार का भी क्या हो सकता है, प्रवेश हो सकता है। किसका, खरपतवार का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो सकता है, प्रवेश हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगली और इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर खरपतवार यहाँ पे प्रवेश करता है या कोई कीट प्रवेश करता है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उसका पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो पहले हानि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि नए वातावरण में कीटों का प्रवेश, नए वातावरण में कीटों का प्रवेश। सेकेंड नंबर हानि क्या हो जाएगी कि नए खरपतवारों का भी प्रवेश हो जाता है। अनष्टकारी खरपतवारों का उगना, मतलब जो कभी नष्ट नहीं होते, अनष्टकारी खरपतवारों का उगना। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पॉइंट होगा वो क्या हो सकता है कि नए कीट प्रवेश करते, नए खरपतवार उगते हैं तो वहाँ की जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है ना। तो यहाँ पे जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है। पारिस्थितिक संतुलन का बिगड़ना, ये हो जाएंगे आपकी पादप प्रतिस्थापन की हानियां। लाभ हो गए इधर और उधर क्या हो गए, आपके पादप प्रतिस्थापन की हानियां हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें आपको ध्यान रखनी है कि पादप प्रतिस्थापन के द्वारा जो हमें नई किस्में, अगर मैं यहाँ पे एक जो स्थान ए था, इस स्थान से इस पौधे को ए को मैं इस बी पे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें नई किस्में प्राप्त तो होगी ना। तो उन किस्मों, वही किस्में क्या आपके इस पादप प्रतिस्थापन की उपलब्धियाँ है कि पादप प्रतिस्थापन के द्वारा हमें नई किस्में प्राप्त हुई है। उन नई किस्में आपके कौन कौन सी, उनको मैं यहाँ पे आपके सामने नोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले मैं नई फसलें यहाँ पे लिख रहा हूँ, पादप प्रतिस्थापन की उपलब्धियाँ, पादप प्रतिस्थापन की उपलब्धियों में सबसे पहले मैं नई फसलें लिख रहा हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी नई फसलें हमें प्राप्त हुई है। अब देखो नई फसलों में सबसे पहले तो कौन सी हो जाएगी, आपके आलू, मक्का। इसके अलावा जो और नई फसलें हैं वो नई फसलें हो जाएगी आपके मूंगफली, अरहर, मटर, टमाटर, मूंगफली, अरहर, मटर, टमाटर, पपीता, गन्ना। ये सारे की आपके इस पादप प्रतिस्थापन के द्वारा हमें कौन सी नई फसलें प्राप्त हुई है उनको ध्यान में रखना कि आलू, मक्का, मूंगफली, अरहर, मटर, टमाटर, पपीता और गन्ना। इनको क्या क्या हमने, जैसे कि स्थान ये ए था हमारे पास, ये स्थान हमारे पास दूसरा बी था। ये मान लो आलू यहाँ पे उग रहा था पहले, तो क्या उग रहा था यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इस आलू को यहाँ से ले जाकर में हमने बी स्थान पर उगाया तो हमें नई फसलें प्राप्त होगी। इसी प्रकार ये टमाटर है, ये यहाँ पे स्थान ए पर उग रहा था, हमने इसको पकड़ के यहाँ पे बी पर उगा दिया, तो इसी प्रकार हमें क्या हुई, नई फसलें प्राप्त हुई। और वो किसके द्वारा हुई कि एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर उगाना फसलों को, जहाँ पे उसको पहले नहीं उगाया गया हो, वो क्या कहलाता है, आपके पादप प्रतिस्थापन कहलाता है। अब देखो इसमें अगला हमें ध्यान रखना है किस्में कौन कौन सी प्राप्त हुई है, किस्मों के नाम ध्यान में रखना। देखो धान की हो जाएगी आपके, धान की जो किस्में हैं उनको ध्यान में रखना कि धान की कौन कौन सी किस्में। एक तो हो जाएगी आपके TN फर्स्ट, धान की एक किस्म कौन सी हो जाएगी आपके TN फर्स्ट। इसके अलावा हो जाएगी IR8, TN फर्स्ट, IR8 और इसके अलावा हो जाएगी आपके IR28, IR36।
ये आपके धान की किस्में, इनको ध्यान में रखना। धान की इतनी किस्में हो गई। इसके अलावा एक आपके गेहूं की रीडेल, गेहूं की रीडेल किस्म, रीडले या रीडेल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। धान की किस्में TN फर्स्ट, IR8, IR28, IR36। इसके अलावा गेहूं की है वो रीडेल या रीडले आप लिख सकते हो। ये हो गए आपके कौन कौन से किस्में धान की और आपके गेहूं की किस्में ये आपके प्राप्त हुई है, ठीक है। अब देखो अगली जो हमारे हेडिंग है वो हेडिंग है आपके पुनरुत्पादन। क्या है? पुनरुत्पादन। अब देखो इसमें हमें क्या याद रखना है, देखो पुनरुत्पादन, अगली हेडिंग क्या आपके पुनरुत्पादन। इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है आपके पुनः प्लस उत्पादन। पुनः मतलब फिर से, पुनः मतलब क्या होता है? फिर से। ऐसी फसलें या ऐसी किस्में जिनके द्वारा हम वापस या दोबारा से उनसे क्या कर सकते हैं? बीज प्राप्त कर सकते हैं। उन बीजों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है? पुनरुत्पादन। मतलब ऐसी किस्में, ऐसी किस्में जिसमें बीजों को दोबारा या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, वो आपके क्या कहलाता है? पुनरुत्पादन कहलाता है। पुनः प्लस उत्पादन मतलब फिर से उनका क्या हो सकता है? आपके उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो क्यों उनका फिर से उत्पादन किया जा सकता है। अगर हम किसी भी बीजों का संग्रहण करते हैं तो बीजों में क्या बोलते हैं? इसे जनन द्रव्य बोलते हैं कि जनन द्रव्य का संग्रहण करना। अगर इनका हम संग्रहण करते हैं, संग्रहण मतलब इकट्ठा करते हैं, आपने देखा होगा कि धान को हम क्या करते हैं? किसी एक कोठी में या एक बड़े हॉल में इकट्ठा करते हैं ना। अगर वो अधिक समय तक पड़ा रहता है तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? खराब होने लग जाता है, उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम उस फसल का क्या करते हैं? वापिस उस फसल का करते हैं पुनरुत्पादन। उस फसल से हम वापस नए बीजों को प्राप्त करते हैं जो एकदम आपके स्वस्थ हो। ये आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पे पुनरुत्पादन हो जाएगा। अगली हेडिंग आती है इस पुनरुत्पादन के बाद में आपके आनुवांशिक अपवर्धन। अगली हेडिंग आती है आपके आनुवांशिक अपवर्धन। अब देखो इस आनुवांशिक अपवर्धन में क्या ध्यान में रखना है आपको कि आनुवांशिक अपवर्धन होता है, आनुवांशिक अपवर्धन एक तो कृषि प्रारूप एवं जंगली प्रारूप। देखो आनुवांशिक अपवर्धन, एक तो इसमें ध्यान रखना कृषि प्रारूप मतलब जो खेती में उगाए जा रहे हैं, वह जंगली प्रारूप मतलब जो जंगलों में आपके जो किस्में हमें प्राप्त हुई है, जो जंगलों में किस्में उगाई जा रही, जंगली प्रारूप में जो भी विविधता होती है, विविध एक तो कृषि प्रारूप एक जंगली प्रारूप, इन दोनों में आपकी जो भी विविधता होती है, इन विविधताओं का क्या होना? नष्ट होना। विविधता का नष्ट होना। अगर ये विविधता नष्ट हो रही है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आपके आनुवांशिक अपवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक अपवर्धन बोलते हैं। देखो अपवर्धन मतलब क्या होता है? नष्ट होना। हम पढ़ते हैं ना कि मृदा अपवर्धन मतलब मृदा क्या होती है? पानी के साथ बहकर आगे चली जाती है, तो वहाँ पे मृदा क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। यहाँ पे क्या नष्ट हो रही है? आपकी इनकी विविधता। अब विविधता किसके कारण होता है? आपके मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जो विविधता उत्पन्न होती है वो आपके जीन के कारण होती है, या हम क्या बोल सकते हैं? ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता बोलते हैं। इसी प्रकार इसको जोड़ना यहाँ पे कि आनुवांशिक अपवर्धन मतलब विविधता क्या हो जाती है? उनकी नष्ट हो जाती है। किसकी? कृषि प्रारूप, जो आपकी कृषि में फसलें उगाई जाती है और जो आपके जंगलों में फसलें उगाई जा रही है, उनमें धीरे धीरे क्या होता है? आपकी जो विविधता होती है वो विविधता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अगर विविधता आपके नष्ट होती है यहाँ पे, तो बीजों की गुणवत्ता में भी क्या होगी? बीजों की गुणवत्ता भी क्या होती है? आपके नष्ट हो जाती है। बीजों की गुणवत्ता भी क्या होगी? आपके नष्ट होगी। ये ध्यान रखना आपके यहाँ पे आनुवांशिक अपवर्धन कि आनुवांशिक अपवर्धन क्या होता है। अब देखो आनुवांशिक अपवर्धन के कारण क्या क्या हो सकते हैं कि कृषि प्रारूप और जंगली प्रारूप की जो भी विविधता होती है वो क्या होती जाती है? आपकी नष्ट होती जाती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? आनुवांशिक अपवर्धन।
कोई पौधा नष्ट हो रहा है यहाँ पे, उस पौधे को नष्ट करने के पीछे क्या है, मतलब वो पौधा नष्ट होगा तो क्या होगा, आनुवंशिक अपर्दन ही होगा। जिस प्रकार आपने सुना होगा कि जो भी आपके शिकार करते जंतुओं का, तो जंतुओं की जातियों में जो विविधता थी वो विविधता क्या हो रही, कम हो रही है। तो सेम जो आपके जंगलों में जो आपके जीवों के नष्ट होने के कारण है, वो कारण सेम ही सेम किस में हो जाएंगे, आपके आनुवंशिक अपर्दन में। तो पहला हो जाएगा कि आपके जंगलों की कटाई की जाएगी तो पेड़ पौधे क्या होंगे, नष्ट, जिससे विविधता क्या होगी, आपकी नष्ट होगी, वही क्या आपके आनुवंशिक अपर्दन। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, औद्योगिक इकाइयों का विकास, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और धीरे धीरे आनुवंशिक अपर्दन होता है। इसके अलावा क्या होगा कि जंगलों में रेल लाइनों का बिछाव, जंगलों में रेल लाइनों का बिछाव, और एक कौन सा हो सकता है आपके झूम खेती। क्या हो सकता है, झूम खेती, कि पेड़ों को काट काट कर क्या करना, खेती करना। एक बार तो जला देते हैं, वहाँ पे खेती कर लेते हैं, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, झूम खेती। तो इन सब के कारण क्या होता है, आपके पेड़ों का जो भी पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो इनकी विविधता में भी क्या होती है, आपके नष्ट होते जाते हैं, जो विविधता होती है वो कम होती जाती है, उसे क्या बोलते हैं, आनुवंशिक अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो आनुवंशिक अपर्दन की उपलब्धियाँ पढ़ी, इसके अलावा ये पादप पुनर्स्थापन की उपलब्धियां, पादप पुनर्स्थापन के लाभ और पादप पुनर्स्थापन की हानियां पढ़ ली, और एक पुनरुत्पादन पढ़ लिया कि पुनरुत्पादन क्या होता है। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे हम आपके नेक्स्ट क्लास में, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।